20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4 लेके आ गया हूं, जिसमें हम लोग दोबारा से 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस सीरीज़ को दोस्तों हम आप लोगों के एग्ज़ाम तक चलाने वाले हैं, तो इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन ही इस सीरीज़ में क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँगा तो उनको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सीरीज़ में कि निम्न में से वैद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पे देखिए चीनी, ग्लूकोज, यूरिया और सोडियम सल्फेट। तो इनमें से वैद्युत अपघट्य कौन सा है? तो इनमें से वैद्युत अपघट्य है सोडियम सल्फेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का क्या चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर सोडियम सल्फेट वैद्युत अपघट्य है तो ये जो तीनों हो गई चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, ये क्या है? ये वैद्युत अनपघट्य हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि निम्न में से वैद्युत अनपघट्य कौन सा है। तो हमने अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस किया और हमें पता चला कि यूरिया क्या एक अनपघट्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से हो जाएगा, यानी कि यूरिया एक अनपघट्य है। और सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड ये सभी वैद्युत अपघट्य हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये दो क्वेश्चन से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिसमें पूछेगा कि निम्न में से वैद्युत अपघट्य कौन सा है, तो वहाँ पे सोडियम सल्फेट की जगह वो सोडियम क्लोराइड भी दे सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट भी दे सकता है और बेरियम क्लोराइड भी दे सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को कहा है कि ये चारों चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आयनन की मात्रा प्रभावित होती है। 2006 में पूछा गया है, आप सभी लोग देख सकते हो। ऑप्शन दिया गया है सम आयन की उपस्थिति से दाब, आयतन किसी से भी नहीं, यानी कि आयनन की मात्रा किससे प्रभावित होती है? तो ये सम आयन की उपस्थिति से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन दिया है बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर शून्य हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है कि अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें दोस्तों ये घट जाएगा, यानी कि अगर सम आयन की उपस्थिति रहेगी तो आयनन की मात्रा घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि फिनाल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है। तो ये किसके साथ गुलाबी रंग देता है? तो फिलहाल यहाँ पे टिक लग चुका है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि फिनाल्फ्थलीन क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनाल्फ्थलीन है एक, यानी कि पूछ रहा है फिनाल्फ्थलीन क्या है? दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, प्रबल अम्ल है या फिर प्रबल क्षारक है? तो फिनाल्फ्थलीन एक दुर्बल अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या फिर उभयधर्मी होता है? तो ये भी देख सकते हैं आप लोग, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2012 में। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड एक उभयधर्मी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। NaCl का pH मान है 7, 8, 9, 1। इन चारों में से NaCl का pH मान क्या होगा? तो NaCl का pH मान दोस्तों होता है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फिटकरी का सूत्र क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट को इसको पता भी होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट अगर याद नहीं किए हैं या फिर भूल गए हैं तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये होता है
K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और ये सभी 10 क्वेश्चन आप लोगों के केमिस्ट्री के थे। अब जो हम लोग करने वाले हैं अगले 10 क्वेश्चन वो फिजिक्स के होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और फिजिक्स का पहला क्वेश्चन कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है, यानी कि इनमें से किस कंडीशन में प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है। तो ये जब वो जल से कांच में जाएगा तो उसका पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग कौन सा है। प्रीवियस ईयर 2010 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो बैगनी रंग है। नोट डाउन करते हुए और याद करते हुए चलिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो वैसे ही करके मैं चला जाता। देखिए दोस्तों, इसके मैं 20 क्वेश्चन की बजाय मैं आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन करा के 4 पार्ट में दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और एक वीडियो में क्लियर हो जाएं तो वो और भी बेहतर हो जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि। प्रतिबिंब आभासी होगा कब, यदि लेंस उत्तल हो। तो इसका सही ऑप्शन है कि जब वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, यानी कि जब वस्तु फोकस F और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में होगा तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी F सेंटीमीटर में हो तो उसकी क्षमता होगी, यानी कि उसका P की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये होता है दोस्तों प्लस का 100/F D, ठीक है, यानी कि ये डायोप्टर होता है, जो क्षमता मापी जाती है उसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे 100/F × D, लेकिन अगर वो मीटर में दिया हो तो 1/F यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, तो ये आप लोगों को भी मैंने ऊपर बताया वो क्षमता होगा। व्युत्क्रम में मापी गई फोकस दूरी का मतलब क्या कि 1/F को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये 1/F यानी कि F व्युत्क्रम है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं ना, तो यानी कि लेंस की क्षमता। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को P पता होगा, यहाँ पे लेंस की क्षमता दिया हुआ है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग नोट डाउन और याद करते हुए चलेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5D है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यानी कि हमें P की वैल्यू दे रखी है -5D और हमें फोकस दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, P = 1/F, ठीक है, सिंपली P इधर F इधर चला जाएगा, P इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा F = -1/5। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन में आंसर में आप लोग देख सकते हो कि आंसर जो है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो जब हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालनी हो तो फॉर्मूला हमारा 100/D हो जाता है, तो यानी कि ऊपर 100 हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपली ये 20 आ जाएगा, और हम लोग का माइनस चल ही रहा था तो ये -20, यानी कि जो हमारी लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -20। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग सोल्यूशन इसका यहाँ पे उसी तरीके से किया है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि के निवारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसके निवारण के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने एक वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं
कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी उर्दू, जो कि जिस स्टूडेंट को याद होगा वो लोग को पता होगा। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ हो तो उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हुआ हो तो उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार के पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। अगला कह रहा है कि आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है। तो आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो नाभिक में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और इन्हीं का स्थानांतरण होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी आचालक को प्रेरण द्वारा क्या किया जाता है। ठीक है, तो किसी आचालक को प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगर कोई आचालक है तो उसको प्रेरण द्वारा भी आवेशित नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा होगा, सारी चीज़ों को नोट किया होगा या फिर स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। और इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम में ही मिलने वाली है। तो जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।